नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की 10 मई 2022 की क्लास में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी पर बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ नए सवाल, कुछ पुराने सवाल और कुछ परीक्षा में आए हुए सवाल, सभी तरीके के सवालों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने पहला सवाल क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को नियुक्त करने के संबंध में वारंट जारी किया है। इसका मतलब आपके लिए नया शब्द हो सकता है, राष्ट्रपति इनके संबंध में वारंट जारी करते हैं मेरे दोस्तों। और तथा मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जो है, एन.वी. रमन्ना ने उनको शपथ दिलाई। ये भी राष्ट्रपति के कहने पर ही, राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाने के लिए अपॉइंट करते हैं और ये अपॉइंटमेंट लेटर बाकायदा पढ़ा जाता है। यानी ये जो वारंट आता है, इस वारंट के साथ ही जो है वो शपथ दिलाने का जो वारंट है, इसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। इनकी नियुक्ति भी है। शपथ दिलाने के मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या किया गया है, वारंट जारी किया गया है। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। इनको भारत के 2 नए न्यायाधीश अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए हैं, जिनका नाम भी आप लोगों को जरूर ध्यान होना चाहिए। एक तो है जेबी पारदीवाला। जेबी बहुत प्रसिद्ध नाम है मेरे दोस्तों, जेबी पारदीवाला का। जेबी पारदीवाला जो है ये गुजरात हाई कोर्ट में थे और गुजरात हाई कोर्ट से कहाँ आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। गुजरात हाई कोर्ट से कहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। एक नाम है जिनका नाम है सुधांशु, जस्टिस सुधांशु, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया ये कहाँ से आए हैं भैया, तो ये ध्यान रखना, गुवाहाटी हाई कोर्ट से आए। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो 2 नए न्यायाधीश आ चुके हैं। और अभी पता होगा इस वर्ष जो है 2023 तक हम 2 नए मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत में देखने वाले हैं। और 2027 में प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश, वो कब बनने वाली है, 2027 में। तो ये 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखना। जेबी पारदीवाला गुजरात से और सुधांशु धूलिया जी जो है, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला गुजरात और गुवाहाटी हाई कोर्ट से आए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। हाल ही में राखीगढ़ी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की खोज की गई, जहां और खिलौने बर्तन, खिलौने, आभूषण पहने महिला के 100 ईंटों से बने हुए जो मकान है वो, यानी यहाँ पर ईंटों से बने हुए मकान और पक्की नालियाँ, चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। तो आपको पता होगा यह स्थान राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। यानी हरियाणा में है। हरियाणा में खट्टर सरकार है, वहाँ पर राखीगढ़ी से अभी हाल ही में क्या हुए हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता के, किस सभ्यता के, हड़प्पाकालीन सभ्यता के विभिन्न प्रकार के प्रमाण जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजे गए हैं। अभी फरवरी 2022 से 24 फरवरी 2022 से विशेष प्रकार का अभियान जो है वो यहाँ ASI यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा चलाया गया था और उसमें इस प्रकार के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो आने वाले समय में हड़प्पा सभ्यता से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का हिसार जो जिला है, हिसार के पास में स्थित है, ये ध्यान रख लेना। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, असानी चक्रवात हाल ही में चर्चा में आया है, यह किस क्षेत्र से भारत की ओर बढ़ रहा है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से क्या कर रहा है, ये भारत की ओर बढ़ रहा है। तो भारत के इन राज्यों में जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, इन राज्यों में क्या कर दिया, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया इस चक्रवात को लेकर। और चक्रवात का नाम क्या है, असानी चक्रवात है। असानी चक्रवात है, असानी चक्रवात। इस चक्रवात को लेकर चर्चा में आई है कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पर ये विशेष चर्चा का रहा है, तो आप इसको ध्यान रख लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, यानी 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को जो है वो पैदा करने की क्षमता को हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो राजस्थान इसमें प्रथम राज्य है जिसने सौर
गीगावाट 10 गीगावाट की, यानी 10 गीगावाट की सौर क्षमता जो है वो क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। सौर क्षमता जो है वो प्राप्त कर ली है और इस सौर क्षमता की वजह से ही जो है वो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। और वैसे ही सौर ऊर्जा उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। 9 मई को वैशाख शुक्ल अष्टमी को किस महापुरुष की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में तो दो व्यक्तियों की 9 तारीख को 9 मई को वैशाख शुक्ल अष्टमी को क्या की गई, यहाँ पर जो है वो जयंती मनाई गई। तो अभी हाल ही में इस दिन किसकी जयंती आई, तो महाराणा प्रताप की और रविंद्रनाथ टैगोर की 9 तारीख को मनाई गई। तो ये ए और बी दोनों क्या हैं, सही है। अभी इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। महाराणा प्रताप के नाम से आप सभी परिचित हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इस भारत के लिए विभिन्न प्रकार की ऐसी रचनाएं की जिनको हम लोग अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है मेरे मित्रों। कब, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। आगे मैं डिटेल में इन पर बातचीत करने वाला हूँ, लेकिन अभी पहले मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को सवाल के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं हो। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इसके बाद अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस जो है वो 8 मई को मनाया गया। वर्ष 2022 की इसकी थीम क्या रही तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई। तो इस वर्ष 2022 की थीम है जो है बी ह्यूमन काइंड, जो है बी ह्यूमन काइंड है, यानी मानवों पर हमें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, मानवों के प्रति, मानवता के प्रति दयालु होना चाहिए। ये इस बार की थीम रही है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो मेरे मित्रों क्या है, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई, उनको निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को इनमें से दिए गए अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ये बताइए। गुरुदेव, कवि गुरु, विश्वकवि, उपरोक्त सभी। तो इसमें से इन तीनों नामों से रविंद्रनाथ टैगोर को क्या किया जाता है, जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से, कवि गुरु के नाम से और विश्वकवि के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना। इन्होंने एक संस्कृति और सभ्यता जो है इस प्रकार का एक लेख भी लिखा था, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और क्या है, सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता नामक लेख भी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक लेख था, संस्कृति और सभ्यता। प्राकृतिक शिक्षा जो है, यानी प्राकृतिक माहौल में जो शिक्षा प्राप्त होती है उस प्राकृतिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि बालक जो वो प्रकृति से सब कुछ अपने आप क्या कर लेता है, सीख लेता है। इसके बाद अगला सवाल है, अभिनव देशवाल ने हाल ही में डेफ ओलंपिक में शूटिंग में कौन सा मेडल प्राप्त किया, जो भारत का इस प्रतियोगिता में इस प्रकार का दूसरा पदक है। तो इसमें स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव देशवाल ने प्राप्त किया मेरे मित्रों। कौन सा, अभिनव देशवाल ने अभी हाल ही में डेफ ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तो ब्राज़ील में आयोजित किए जा रहे हैं, ब्राज़ील में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें अभिनव देशवाल जो हैं इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जो है इसमें प्राप्त किया है। राजस्थान के भी आपको पता होगा मेरे मित्रों, 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इस प्रतियोगिता में। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बात करें, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की, उस देश का नाम बताइए। सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ एक ऑप्शन छूट गया, वो मैं लिख देता हूँ, चीन है, जिस देश ने अभी हाल ही में क्या किया है, माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको पता ही होगा, इस माउंट एवरेस्ट में पर क्या किया है, एक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है तिब्बत की सीमा पर। किसकी सीमा पर, तिब्बत जो है वो आज चीन का हिस्सा है, तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत और नेपाल जो है, तिब्बत और क्या है, नेपाल की सीमा पर जो है वो इसकी क्या की है, स्थापना की है। तो चीन ने ऐसा अभी हाल ही में किया है। और नेपाल और चीन ने पिछले दिनों आपको पता होगा, भारत ने पहले 8,848 जो इसकी लंबाई बताई थी, उसमें दोबारा जब इन दोनों देशों ने मिलकर जो है वो इसका अध्ययन किया तो उसके बाद कुछ ही पॉइंट जो है उसमें वृद्धि पाई गई, यानी ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिला। इसके बाद अगली बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री का नया सलाहकार हाल ही में किसे बनाया गया, जो पूर्व में पेट्रोलियम सचिव तथा 1987 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। तो आपको पता होगा तरुण कुमार जो हैं उनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया। और आर्थिक सलाहकार की अगर बात करें तो यह V अनंत नागेश्वर है। आर्थिक सलाहकार की अगर बात करें तो आर्थिक सलाहकार कौन है, V अनंत नागेश्वर है। आर्थिक सलाहकार कौन है, आर्थिक सलाहकार कौन है, तो V अनंत नागेश्वर है। मनोज पांडे जो है वो सेना प्रमुख हैं। कौन है भैया, तो सेना प्रमुख जो है वो कौन है, सेना प्रमुख,
सेना प्रमुख जो है वो कौन है, तो मनोज पांडे हैं। वी अनंत नागेश्वर जो है वो आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर, सेना प्रमुख मनोज पांडे। तरुण कपूर जो है इनको नया जो है वो सलाहकार बनाया गया। अब देखिए कुछ और बातें जो है वो इम्पोर्टेंट जो उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। अभी आपके सामने है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन सा कार्यालय जारी करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत देश के श्रम बाल संकेतकों, जैसे बेरोजगारी की दर, बहुत अच्छा सवाल है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर जो है आदि का अनुमान लगाया जाता है। यह सर्वेक्षण हर 3 माह बाद जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आप तो ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी की दर जैसे हैं, श्रम जनसंख्या का अनुपात है, श्रम बल भागीदारी है, ये संबंध जो सारे डाटा है वो जारी करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन सा है, तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर को धाकड़ नाम दिया गया। आपको मैंने पहले भी बताया था धाकड़ है, ये कई बार बताया जा चुका है, परीक्षा में छप सकता है। 4 से 13 जून तक देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली है, आपका हरियाणा है, हरियाणा के विभिन्न शहरों को शामिल करते हुए इसके अलावा दिल्ली को भी इसमें शामिल किया गया, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। एल्स्टॉम क्या है, राजधानी दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को एल्स्टॉम कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है एल्स्टॉम क्या है। एल्स्टॉम वो कंपनी है जो भारत की दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली पहली जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर आधारित जो ट्रेन है उसको बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है। इसकी गति का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी को 55 मिनट में क्या कर लेगी, पार कर लेगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन है, तो आपको पता होगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है उनकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 2 बार इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा जो है वो इनके पदेन सदस्य थे। हाल ही में परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो चुनाव आयोग को सौंप दी है, जिसमें कश्मीर के 47 और जम्मू की 43 सीटें जो है वो प्रदान की गई है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कितनी सीटों की वृद्धि की गई है, ये भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन कश्मीर में तो कितनी सीटें होंगी, तो कश्मीर में तो 47 सीट होगी। और जम्मू में कितनी होगी मेरे मित्रों, जम्मू में 43 सीट होगी। तो जम्मू कश्मीर को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 90 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में, विधानसभा के बारे में इन्होंने क्या की है, सिफारिश की है। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो मेरे मित्रों है श्रीलंका के संबंध में। यहाँ पर श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं राजपक्षे साहब, महिंद्रा राजपक्षे, इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है। इसके बाद नेशनल एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा था और इस प्रतियोगिता में राजस्थान की अन्या और दीक्षिता जो है वो उप विजेता रही। नेशनल एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता के आखिरी 2 चक्रों में टॉप पर चल रहे खिलाड़ी हानिया शाह, कुमार गौरव और विमलेश कुमार सिंह और अपूर्व कांबले का अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और राजस्थान की अन्या चावला और दीक्षिता कुमावत ने 2000 और 2300 रेटिंग महिला कैटेगरी में उप विजेता का स्थान जो है वो प्राप्त किया है। राजस्थान की जो बालिका है इनका कौन कौन सा स्थान रहा, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में नेक्स्ट सवाल है 100% सौर ऊर्जा से होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। आज मैंने राजस्थान की अधिकांश बातें इसी के साथ शामिल कर दी है, सवाल आपको अलग से क्लास में करवा दिए जाएंगे राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास में। 100% सौर ऊर्जा से रोशन होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। हमारा जो राजस्थान का जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वो जो है वो 100% जो है वो सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और राजस्थान में जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसकी तर्ज पर राजस्थान में जयपुर जंक्शन, गांधीनगर जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, पाली, जैसलमेर रेलवे स्टेशन जो है उनको क्या किया जाएगा, इसकी तर्ज पर तैयार किया जाएगा। गांधीनगर जो है रेलवे स्टेशन, इनको जयपुर का है, उदयपुर का है, ये सारे रेलवे स्टेशन जो हैं वो अब कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट समिट जो है राजस्थान में, इन्वेस्ट समिट जो है वो 7-8 अक्टूबर को आयोजन होने जा रहा है। उद्योग मंत्रालय जो है इसका क्या करने जा रहा है, आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को क्या किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट से 5 माह पहले ही 1278 करोड़ के 129 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा मेरे मित्रों जयपुर में। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो जयपुर में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है,
इसमें 3 खबरें मैंने एक साथ यहाँ पर लिखी है, देखिएगा। डेफ ओलंपिक में धनुष और प्रियेसा ने जीता गोल्ड मेडल। भारतीय शूटर धनुष श्रीकांत और प्रियेसा देशमुख ने डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है और इनका आयोजन ब्राज़ील में हो रहा है। इसके बाद है बैडमिंटन से जुड़ी हुई खबर। भारत ने थॉमस कप में जर्मनी को 5-1 से हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में विजयी शुरुआत की है और शुरुआत में भारत ने किसको हराया? जर्मनी को हराया। एशियन शूटिंग बॉल के लिए राजस्थान की मुस्कान का भारतीय टीम में चयन किया गया है। 1 से 2 जून को नई दिल्ली में होने वाली पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और भारतीय महिला टीम में अजमेर की मुस्कान का चयन किया गया है। तो आपके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्कान कहाँ की रहने वाली है। तो एक बार फिर गौरवांशी के बाद में मुस्कान का नाम आया और मुस्कान का संबंध कहाँ से है? अजमेर से है। और कौन सी टीम में इनका चयन किया गया है? तो भारतीय जो टीम है, कौन सी शूटिंग चैंपियनशिप के लिए? भारतीय महिला टीम में, ठीक है। शूटिंग के लिए कौन सी भारतीय महिला टीम में इनका क्या किया गया है? चुनाव किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी। चौमू पहुंची पुलिस टीम, बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया। राजस्थान में पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र जो है उसके द्वारा जो है वो एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम क्या है? मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और पुलिस फॉर यू। ये 2 मिशन जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा चलाए गए। जयपुर पुलिस के द्वारा, पुलिस कमिश्नरेट जो क्षेत्र है उसमें मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी और पुलिस फॉर यू, ये 2 अभियान चलाए जा रहे हैं राजस्थान में। इसके बाद चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी खबर आई है। चंबल रिवर फ्रंट का विस्तार होगा। सेकेंड फेज में 1000 करोड़ रुपये से 13 किलोमीटर और बनेगा। न्यूयॉर्क के हडसन से लंबा हो जाएगा ये रिवर फ्रंट। तो रिवर फ्रंट कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है चंबल रिवर फ्रंट कोटा में। कोटा में चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। कोटा में देश के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का विस्तार अगले फेज में किया जाएगा और उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क की हडसन नदी है उसके से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ग्रीन थीम पर बनेगा। सेकेंड फेज साबरमती रिवर फ्रंट के बराबर हो जाएगा इसके बाद, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार में जहाँ रुकी थी राम की बारात, वहाँ दुनिया का सबसे विशाल मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। चंपारण जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो इसका सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर कि नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है। इसके बाद है राजस्थान से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो मेरे मित्रों है। देश में पन्ना यानी 18,590 कैरेट की सबसे बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जो है वो लगाई जा रही है। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर में। देश में पार्श्वनाथ भगवान की रतन की सबसे बड़ी मूर्ति जो है जवाहर नगर के लाल मंदिर में, जवाहर नगर में जो लाल मंदिर है टोंक रोड पर, वहाँ पर जैन श्वेतांबर संघ में रविवार को विराजमान की गई और 18,590 कैरेट की यह जो है वो मूर्ति है। और किसकी है? भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, यहाँ पर लगाई गई है। कहाँ पर? जयपुर में इस प्रकार की मूर्ति लगाई गई। इसके बाद है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह दिवस आम जनमानस को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के कार्यों में संलग्न विश्व की महत्वपूर्ण एजेंसी रेड क्रॉस और समाज में उसके योगदान को जानने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष रेड क्रॉस दिवस की थीम जो है वो बी ह्यूमन काइंड है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन की रक्षा करना है। विश्व रेड क्रॉस डे जो है ये 8 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस के जनक जो हैं वो जीन हेनरी ड्यूनेट थे के जन्मदिन को चिन्हित करने वाला है। 8 मई 1828 को जिनेवा में उनका जन्म हुआ था। जीन हेनरी ड्यूनेट को वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट द्वारा 1863 में की गई थी। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था और इसकी शुरुआत 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा की गई थी। कारण क्या है? लाल रक्त कणिका आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बन पाता है, उसकी वजह से एनीमिया रोग जो हो जाता है और जीवित रहने की संभावना जो है वो 2-3 सप्ताह तक ही रहती है और बहुत गंभीर बीमारी भी इसे कह सकते हैं। तो इसी वजह से 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को मनाई गई, आपको ये बता दिया गया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे। महाराणा प्रताप जिन्हें राणा प्रताप भी कहते हैं हम लोग, और 9 मई 1540 को
राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी चित्तौड़ राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर राजस्थान शहर की स्थापना की गई। 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। ये बात अभी भी सही नहीं है, हालांकि कई जगह यही छपी हुई है, लेकिन पिछले दिनों इस प्रकार का एक शिलालेख भी वहां लगा हुआ था, उसको भी सरकार ने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया है। लेकिन मुगल सेना उन्हें हरा नहीं पाई, ये बात सच्चाई में, क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के लिए चेतक नामक उनके वफादार घोड़े ने अपनी जान दे दी और 1589 में बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्हें वर्तमान डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण भी किया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने उनका स्थान लिया और मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। हालांकि 1614 में राणा अमर सिंह ने अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के साथ, 1615 है, हालांकि ये डेट यहाँ पर थोड़ी सही नहीं है, क्या है 1615 में जो है वो उनकी मेवाड़ मुगल संधि जो है वो हुई थी। और एक जो महाराणा प्रताप है उनके निधन के बाद खुद अकबर ने भी क्या किया था, अफसोस प्रकट किया था कि इतना जो वीर पुरुष है वो इस धरती पर नहीं रहा। इसके बाद अगला पॉइंट है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बना। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसने 100 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार कर दिया। राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है, जबकि तापीय ऊर्जा का 43%। ये बहुत ही बेस्ट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जितनी ऊर्जा क्षमता होती है उसमें तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। उससे पहले अब नवीकरणीय ऊर्जा टोटल मिलाकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको मिलाकर 55% है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बातचीत की जाए अकेले की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें तो तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। 2% परमाणु ऊर्जा का भी योगदान है राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा स्रोत जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% है और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। मेरकॉन के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का उद्देश्य है 2024 से 25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना, जिसमें यूटिलिटी व ग्रिड स्केल सोलर पार्क की 24 गीगावाट की बड़ी हिस्सेदारी होगी। दिसंबर 2021 तक भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता 55 गीगावाट और मेरकॉन इंडिया अमेरिकी स्थित मेरकॉन कैपिटल ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और संचार फर्म है जो भारतीय क्लीन टेक बाजारों में विशेषज्ञ प्रदान करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मैंने आपको बताया था कि 2 नए न्यायाधीश जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जो है वो पिछले दिनों गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला बहुत पॉपुलर नाम है मेरे मित्रों, जो है वो आपको कई केसेस में, कई मामलों में जो है वो जेबी पारदीवाला का नाम सुनने को मिलेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में कोलेजियम में उनके नाम की अनुशंसा की थी और अब उनको शपथ दिला दी गई है। तो चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। और इसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। शुक्र ग्रह को लेकर के है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो 2024 में एक अंतरिक्ष मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। इसरो ने इस मिशन का उद्देश्य शुक्र की सतह के नीचे रहस्यों और वातावरण का अध्ययन करना है। इसरो द्वारा शुक्र मिशन के तहत निम्नलिखित प्रयोगों की योजना बनाई गई है, जिनमें शामिल है सक्रिय ज्वालामुखी, हॉटस्पॉट और लावा प्रवाह सहित सतह प्रक्रियाओं एवं उथले उप सतह स्ट्रेटिग्राफी की जांच करना है। वायुमंडल की संरचना एवं गतिकी का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाएगा, जो ग्रह के चारों ओर बादलों के बावजूद शुक्र की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। शुक्र की उप सतह का भी अभी तक किसी देश द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया। भारत पहली बार उप सतह पर रडार की सहायता से उड़ाएगा तथा शुक्र की उप सतह में कुछ 100 मीटर तक प्रवेश करेगा। इसके बाद अगला सवाल है मेरे दोस्तों, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन उन सभी प्रमुख स्थानों को प्रदर्शित करेगी जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं।
इनमें से जनकपुर नेपाल भी शामिल हैं, जो माता सीता का जन्म स्थान है। इस ट्रेन का 18 दिन का सफ़र दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा। यह स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर चलेगी। भारतीय रेलवे ने देश के ऐतिहासिक स्थानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भारत के नागरिकों के साथ विश्व भर के पर्यटकों को दिखाने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की शुरुआत की है। ये ट्रेनें थीम वेस्ट टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया जा रहा है। भद्राचलम तेलंगाना इस ट्रेन का अंतिम ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस दौरान करीब 8000 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन जो है वो तय करने वाली है मेरे दोस्तों। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत 21 जून 2022 से योग दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया जा रहा है। चलिए अगली बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग। तो देखिएगा ज़रा, 7 मई 2022 को देश भर में विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य और रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मनाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों अभी शायद पिछले मैंने एक सवाल में आपको 9 मई वहाँ करवा दिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो गलती से एक जगह 7 मई भी छप गया है। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि किस दिन इनकी जयंती जो है मनाई जाती है। देखिए एक ही जगह जो है वो मैंने जो सोर्स लिए हैं इनमें से आपको बताते हैं क्या क्या सारी बातें सही है। 161वीं जयंती इनकी मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को ब्रिटिश सरकार में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने 19वीं सदी के एवं 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। रविंद्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि उचित शिक्षा तथ्यों की व्याख्या नहीं करती है बल्कि जिज्ञासा को बढ़ाती है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरह वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। गीतांजलि को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था तथा बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी उनके द्वारा रचित है। श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी उनकी रचनाओं से प्रेरित माना जाता है। ज्ञात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि क्या की थी, प्रदान की थी। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 मई को हुआ था, ठीक है। लेकिन श्रद्धांजलि जो है वो प्रधानमंत्री ने 7 मई 2022 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यहाँ गलती से ये 9 मई छपा हुआ, हालांकि सही डेट जो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, 7 मई है। 7 मई 1861 का इनका कलकत्ता में जन्म हुआ था। और गुरुदेव, यहाँ देखिए ये सवाल मैंने दिया था, गुरुदेव, कवि गुरु और जो है वो आपका विश्वा काबी, इन नामों से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के उपन्यास और ये सब इन्होंने लिखे, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले एक सवाल आपको कराया गया था, उसको मैं वापस रिवाइज कर दूंगा, आप जरा इसको देख लीजिएगा। 1929 तथा 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद में भी अपना भाषण दिया था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो इन्हीं के द्वारा विभूषित की गई थी। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें जो हैं वो और भी यहाँ पर लिखी गई है, जिनको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं अब थोड़ी और बात, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद में नाइटहुड की जो इनकी उपाधि थी वो क्या कर दी थी, इन्होंने वापस लौटा दी थी। ये भी हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रख लेना है। इनके निधन के बाद लोगों ने क्या कहा था, 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उनका निधन हुआ और इनके द्वारा कहे गए कुछ उद्धरण जो है वो देरा देखिएगा। केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते, यानी जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो उन कठिनाइयों को देखते भर रहने से कुछ नहीं होने वाला, उनके समाधान के लिए आपको प्रयास करने होंगे। एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें क्योंकि वह किसी अन्य समय में पैदा हुआ था और आप किसी अन्य समय में पैदा हुए थे। मैं एक आशावादी का अपना संस्करण बन गया हूँ, मैं एक आशावादी का अपना संस्करण बन गया हूँ। अगर मैं इसे एक दरवाजे से नहीं बना सकता तो मैं दूसरे दरवाजे पे जाऊँगा या मैं एक दरवाज़ा बना दूँगा। वर्तमान कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तथ्य अनेक हैं पर सत्य एक है, ये बात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई थी मेरे मित्रों। इसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग के नाम की घोषणा की गई है। रोसेनजविंग को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझाने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान के लिए
पुरस्कृत हाल ही में किया गया। तो जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो यह पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविंग को दिया जाएगा। और ध्यान रखना 2021 का शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने पुरस्कार जीता। 2020 का भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। 2020 का पूछे, 21 का पूछे, 22 का पूछे, सारे आपको ध्यान रखने हैं। 2,50,000 रुपये इसमें अमेरिकी डॉलर जो है वो नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जो है वो 80 से अधिक कंपनियां और व्यक्ति आदि इसमें जो है वो दान करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, सीमा सुरक्षा संगठन क्या है। सीमा सड़क संगठन जो है वो 7 मई 2022 को क्या किया है, सीमा सड़क संगठन द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। सीमा सड़क संगठन की 7 मई 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। आपको ज्ञात हो कि इस संगठन सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। यह पूर्व व पश्चिमी सीमा क्षेत्र में सीमा सड़क निर्माण व उनके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके। आज़ादी के पश्चात के शुरुआती वर्षों में भारत के समक्ष लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की सुरक्षा तथा अपर्याप्त सड़क साधन वाले उत्तर तथा उत्तर पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाकों को भविष्य में उन्नत विकसित करने का दायित्व था और बीआरओ द्वारा इस दायित्व को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का क्या किया है, निर्माण किया है। इसके बाद है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो आपको मैंने पूरी डिटेल इसके संदर्भ में पहले ही क्या कर दी है, बता दी है। अब बात करते हैं कुछ और सवालों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व के कौन से देश हैं जिनका क्या किया था, दौरा किया था। तो ये रिवीजन के कुछ सवाल हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो आपको पहले से पता होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व के कौन कौन से ऐसे विदेशी देश हैं जिनका दौरा किया था। तो मेरे हिसाब से आप लोग बताने की स्थिति में रहेंगे कि फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क जो है, इन 3 देशों के विदेशी दौरे पर अभी जो हैं वो जाकर आए हैं। 3 देश हैं जिनके विदेशी दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो जाकर आए हैं अभी। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, जिसके अनुसार कितनी सीटें अब बढ़ाई जाएगी। तो अब टोटल 90 सीटें हो गई है मेरे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो 47 और एक कितनी है, 43। एक जगह 47 सीट होगी, एक जगह 43 सीट होगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर 90 सीटों की विधानसभा जो है वो होने वाली है। और टोटल जो है वो अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जम्मू में कितनी होगी। तो जम्मू में 43, नाम जिसका छोटा है जम्मू उसमें कम होगी, और जिसमें कश्मीर में ज़्यादा अक्षर है नाम में उसमें ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर एससी जो है, उस एससी समुदाय के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई और एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित करने का क्या किया गया है, फैसला किया गया, यानी परिसीमन आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अभी हाल ही में पूर्व की बजाय 7 सीटों में यहाँ की क्या किया गया है, वर्दी दर्ज की गई है, यानी यहाँ पर वर्दी की गई है। 7 सीटों में यहाँ क्या किया गया है, वर्दी की गई है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी हाल ही में मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में जो केवड़िया गुजरात में, वहाँ पर एक चिंतन शिविर का क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल है मेरे दोस्तों, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने क्या किया था, इस शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। नॉर्डिक देश जो हैं उन देशों के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अभी हाल ही में डेनमार्क में किया गया। ठीक है, डेयरी उद्योग के लिए सबसे बड़ा प्रचलित नाम है डेनमार्क, यानी यहाँ पर एक देश पड़ता है। जर्मनी से ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ एक देश है जिसका नाम क्या है, डेनमार्क है। डेनमार्क देश के हिस्से को काटकर एक नहर का निर्माण भी किया गया है। इस नहर का नाम क्या है, कील नहर है। कील नहर है जो कि बाल्टिक सागर को किससे जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर जो है, इस उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है, तो बाल्टिक सागर जो है, इस बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम क्या है, कील नहर है। ये कील नहर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही अभी हाल ही में, तो आपको पता होना चाहिए 150वीं रैंक भारत की रही। और पिछली बार भारत इसमें कम स्थान पर था, लेकिन भारत की स्थिति लगातार इसमें क्या होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है मेरे मित्रों। कुल जो है वो 180 देशों की रिपोर्ट में भारत का 150 नंबर पर स्थान है। इसका मतलब भारत में पत्रकारिता पर या फिर जो भी एंकर्स हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों से, उनके खिलाफ होने वाली जो कार्रवाई है, उनके संदर्भ में हमारी स्थितियां धीरे धीरे खराब होती जा रही है। 150 हमारी स्थिति है, इस पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो 4 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन सी बनी? तो इससे पहले मीराबाई चानू ने नहीं, अंचिता शिवली ने नहीं, हर्षदा शारदा गरुड़ और इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसमें हर्षदा गरुड़ जो है, शारदा गरुड़ पहली भारतीय भारोत्तोलन महिला है जिसने कौन सा पदक जीता? इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीतने में सफलता क्या की? हासिल की थी। यानी इससे पहले आपको पता होना चाहिए रजत पदक जो है वो मीराबाई चानू इसमें जीत चुकी है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो 3 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है मेरे मित्रों। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? यूनिकॉर्न का मतलब है नए नए प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले अलग अलग कंपनियां, और आजकल जो बढ़ रहा क्षेत्र है इसको लेकर है। ओपेन नाम की एक कंपनी है जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न जो है वो क्या कर चुकी है? बन चुकी है मेरे मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? ग्रीन हाइड्रोजन पर अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे पर अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे। उस समय जर्मनी के साथ इन्होंने इस प्रकार का एक क्या किया था? ग्रीन हाइड्रोजन जो उसके संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए थे। इसके बाद राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में आए हुए कुछ सवालों पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, जरा जरूर ध्यान से सुनिएगा। और बहुत अच्छे सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो कि वीडियो एग्जाम की परीक्षा में आए हुए हैं सवाल। क्या है? वीडियो की परीक्षा में आए हुए जो सवाल हैं महत्वपूर्ण, उन सवालों पर हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें बातचीत करने वाले हैं। चलिए देखिएगा क्या है पहला सवाल, रतवाई लोक नृत्य किस से संबंधित है? तो रतवाई लोक नृत्य जो है वो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। एकदम लेटेस्ट सवाल है, मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यार्थी ने इस रतवाई के बारे में पहले से गहराई से अध्ययन किया होगा। तो मेवात क्षेत्र जो है, इस मेवात क्षेत्र में, मैंने शायद मेवाड़ बोल दिया होगा लेकिन ये मेवात है, मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला ये रतवाई जो नृत्य है ये बड़ा प्रसिद्ध है और इसका संबंध इस क्षेत्र से है। अगला सवाल है, ऊँटों के देवता के नाम से, ये तो पाबूजी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पाबूजी जो है इनकी फड़ बांधी जाती है और इनकी जो है वो राखड़ी भी बांधी जाती है पाबूजी की, और यहाँ पर तांती जिसको अपन बोलते हैं। और रेबारी जाति जो है, रेबारी ऊँट पालक जाति जो है उसको क्या कहते हैं? रेबारी कहा जाता है। वो रेबारी ऊँटों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। हालांकि ऊँट जो है उसका क्षेत्र के संबंध में अगर बात की जाए तो अनुसंधान केंद्र आपको जोड़बीड़ बीकानेर में भी स्थित है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे मित्रों। नारियों के शिकार करने वाली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें एकमात्र शैली जो है जिसमें नारियों को शिकार खेलते हुए क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। यह शैली कौन सी है? तो कोटा की शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। और यह सवाल आपको 10वीं की जो कला संस्कृति की बुक है मेरे मित्रों उसमें बहुत अच्छे से ये पंक्ति लिखी हुई हूबहू मिलेगी जिसमें से ये सवाल उठाया गया है। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तिमणिया, आंवला, कांठला, मांदलिया। तो मांदलिया गले में पहना जाता है, कांठला पहना जाता है, तिमणिया पहना जाता है, लेकिन आंवला गले में नहीं पहना जाता है मेरे मित्रों। आंवला गले में नहीं पहना जाता है। इसके बाद में इनको सुमेलित करना है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया, यानी सबसे पहले 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर काव्य मीमांसा, ब्रह्म कथा और सोपन वासव दत्ता। सोपन वासव दत्ता किसकी है? तो भास की है। इसका मतलब आप लोगों के बाद 3 के बाद कितना आएगा? 1 आएगा। 3 के बाद 1 आएगा मेरे हिसाब से, आपको 3 के बाद 1 नहीं, 4 में 1 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया। 4 जो है 4 नंबर में कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वृहत कथा या काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की है। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। राजशेखर की काव्य मीमांसा, इसका मतलब जो 2 नंबर है उसमें कितने नंबर आएगा? 4 नंबर आएगा। इसके बाद वृहत कथा जो है वो गुणाढ्य की है। वृहत कथा गुणाढ्य की, तो ये होगा 2 नंबर। तो 3, 4 जो 2, 1 है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजपूत पेंटिंग नाम से आनंद कुमार स्वामी जो है वो, जिसने राजस्थान की जो चित्रकला है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया और उसका विभाजन किया। आनंद कुमार स्वामी जो है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से इन्होंने एक पुस्तक जो है वो क्या की थी? लिखी थी। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं, मीनाओं की बस्ती को, शहरियों की बस्ती को, या फिर जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को? तो भीलों की जो आपको पता होना चाहिए बस्ती जो होती है उसको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो भीलों की बस्ती को पाल के नाम से जाना जाता है। भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है।
इसके बाद अगला सवाल है, वाही नदी का किनारा कांठल कहलाता है क्या? माही नदी का जो किनारा है उसको क्या कहते हैं? कांठल के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कांठल के नाम से। और छप्पन का जो मैदान है, छप्पन का मैदान ये कहाँ पर है? छप्पन का मैदान आपको पता होना चाहिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो है उसको कहते हैं। ये कौन से में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। प्रतापगढ़ और क्या है? बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा के क्षेत्र के बीच में 56 नदी नालों या 56 गांवों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? तो उसे कहते हैं 56 का मैदान। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, माही बेसिन का। तो माही बेसिन का नहीं है विंध्यन कगार। अरावली का किसी भी प्रकार से आपको पता होना चाहिए, अरावली का ये भाग नहीं है, अरावली का भाग नहीं है। तो इसमें ना उत्तरी अरावली ना दक्षिणी अरावली, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर अगर बात करें हम लोग तो है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय, पाशुपत शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों, पाशुपत संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है यहाँ पर? तो लकुलिश जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? इस पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए एक लिंग जी का जो मंदिर है, एक लिंग जी का जो मंदिर है, उस एक लिंग जी के मंदिर को क्या किया जाता है? पाशुपत संप्रदाय का मंदिर माना जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद मेरे मित्रों आपसे एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ जो इसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और राजस्थान में पशु मेलों के संदर्भ में एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पशु मेले जो हैं वो राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, कौन कौन से स्थानों से संबंधित है? तो ध्यान रखना, बलदेव पशु मेला जो है, श्री बलदेव पशु मेला दोबारा पूछे जा सकते हैं, यही सवाल आते हैं घूम फिर के। ये सवाल 50 परीक्षाओं में राजस्थान में पूछा जा चुका अब तक। बलदेव पशु मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बलदेव पशु मेला जो है वो भरतपुर में आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद गोगा मेडी जो का जो पशु मेला है, गोगा मेडी जो है, गोगा मेडी का पशु मेला, गोगा मेडी पशु मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, ये है नौहर में आयोजित किया जाता है। गोगा मेडी कहाँ पर है? नौहर में, वहाँ पर आयोजित किया जाता है, हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद है मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो आपको पता होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। इसके बाद एक प्रमुख मेला है चंद्रभागा मेला, कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला। ये चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह चंद्रभागा मेला जो है वो आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों, झालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। झालरा पाटन जो है, झालरा पाटन झालावाड़ में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ये भी इसी परीक्षा में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो मेरी उम्मीद है आप सभी को ये सभी बातें पसंद आई होगी और इस क्लास में आपको बहुत कुछ, मैंने पूरा फोकस परीक्षा आधारित करंट अफेयर्स पर किया है। आपको ऐसे सवाल मैंने नहीं कराने की कोशिश की जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से याद करिए मेरे मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वापस कुछ नई जानकारियाँ लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।